लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। केरलम के सीएम बनेंगे वीडी सतीशन, चुनाव नतीजे के 10 दिन बाद कांग्रेस की मोहर। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल चुनाव। और थोक महंगाई ने तोड़े रिकॉर्ड। 42 महीने में सबसे बड़ा उछाल, आम जनता पर पड़ा बोझ। अब खबरें विस्तार से। केरल में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सभी पक्षों की राय के बाद सतीशन के नाम पर मुहर लगाई। यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं। हालांकि पार्टी के अंदर मतभेद भी देखने को मिले, लेकिन सहयोगी दलों ने सतीशन को समर्थन दिया है। अब राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। A team. That team will create many things. It will change Kerala. It will be a new era, a new Kerala. That is our target. We know that we are going through the tough times. Fiscal situation of Kerala is vulnerable. Even then, we are hopeful that we can change everything. सतीशन से मुलाकात के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि वे अपने कार्यकाल के दौरान केरल को दक्षिण भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे। Satish, new CM of Kerala. I wish him success. I wish that during his tenure, he must be able to take Kerala, one of the best developed states in South India, in development and welfare measures. And I fully support the decision taken by the Congress High Command in the blessing of Sonia Gandhi, Congress President Kargeji and Rahulji took this decision. So I fully support this. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुई, जो राज्य में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा से जुड़ी है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि चुनाव परिणामों के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही कुछ मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लगाते हुए कोर्ट से निष्पक्ष जांच और पीड़ितों की सुरक्षा की मांग की। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 18 मई से राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में उन्होंने निजी स्कूलों से भी इसका पालन करने की अपील की। साथ ही अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक रथेंद्र बोस के नाम पर विपक्ष से सर्वसम्मति की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का चुनाव शुक्रवार को होगा और संसदीय परंपरा के अनुसार निर्वाचन निर्विरोध होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए 3,94,000 बूथ लेवल अधिकारी और 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट तैनात रहेंगे। आयोग ने बताया कि दिल्ली में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए प्रक्रिया की तारीख बाद में घोषित होगी। इससे पहले 2 चरणों में 59 करोड़ से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद
मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाना और फर्जी नामों को हटाना है। बता दें कि पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की हैं और सितंबर 2025 में कुछ सीक्रेट विजिट भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हर यात्रा में 3-4 लोग साथ जाते थे और इन दौरों पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी की घोषित आय के मुकाबले इन यात्राओं का खर्च कौन उठा रहा है और फंडिंग का स्रोत क्या है। पार्टी ने वियतनाम और अन्य देशों की यात्राओं का भी जिक्र किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ये मुद्दा उठाकर असल सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की विफलताएं हैं जिनसे सरकार बच रही है। ऐसे मुद्दे उठाकर नेता सिर्फ मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं। देश में थोक महंगाई अप्रैल में दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 8.3% पर पहुंच गई, जबकि मार्च में ये सिर्फ 3.88% थी। ये 42 महीने बाद सबसे ऊंचा स्तर है। रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने का सामान और खासकर गैस, बिजली और ईंधन के दामों में तेज बढ़ोतरी की वजह से ये उछाल आया है। फ्यूल और पावर की महंगाई तो एक महीने में 1.05 से बढ़कर 24.71% हो गई। मध्य एशिया तनाव की वजह से क्रूड ऑयल के दाम $100 के पार चले गए हैं, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। अगर ये तनाव बढ़ता रहा तो आगे महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आम आदमी की जेब पर और बोझ बढ़ने की आशंका है। दिल्ली कार बम धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित NIA स्पेशल कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। ये मामला 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए भीषण धमाके से जुड़ा है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सर गजवत उल हिंद से जुड़े थे। NIA के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से कई पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने TATP विस्फोटक खुद तैयार किया था। साथ ही हथियारों और ड्रोन आधारित IED तकनीक पर भी काम किया जा रहा था। फिलहाल इस केस में 11 लोग गिरफ्तार हैं, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के जोधपुर में आज हुए मूर्ति अनावरण समारोह को लेकर सवाल उठाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शेखावत राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन भाजपा ने उनके जीवन काल में उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने उपराष्ट्रपति बनने पर भव्य समारोह किया और निधन के बाद जयपुर के विद्याधर नगर में दाह संस्कार और स्मारक के लिए जमीन आवंटित की। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जोधपुर विकास प्राधिकरण के राजकीय कार्यक्रम में उन्हें बिना बुलाए भाजपा ने राजनीति की, जिससे कार्यक्रम की गरिमा कम हुई। यदि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसकी जानकारी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 8वें बटालियन परिसर में दिल्ली में हुए एक विशेष समारोह में बल को राष्ट्रपति का कलर प्रदान किया गया। इस मौके पर NDRF के महानिदेशक पीयूष आनंद ने इसे पूरे बल के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि NDRF की स्थापना के 20 साल बाद ये सम्मान मिला है, जो किसी भी सुरक्षा बल को जीवन में केवल एक बार मिलता है। इस उपलब्धि का श्रेय सभी बचाव कर्मियों, अधिकारियों और जवानों को जाता है, चाहे वे वर्तमान में सेवा दे रहे हों या पहले सेवा कर चुके हों। उनके अनुसार इन्हीं के समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण NDRF की पहचान आज जनता, सरकार और विभिन्न विभागों में एक भरोसेमंद आपदा राहत बल के रूप में बनी है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।